वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो चलो आज हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग का चैप्टर 2 इंश्योरेंस क्लेम करते हैं। बहुत सारे बच्चों ने कमेंट्स में लिखा था कि मैं सब एग्जाम मार्च में हमारे इंटरनल एग्जाम्स है, सो आप प्लीज चैप्टर 2 स्टार्ट करो। तो ऑलरेडी मैंने वैल्यूएशन ऑफ गुडविल सिखा दिया है। नाउ दिस इज द चैप्टर 2 इंश्योरेंस क्लेम। सो लेट्स स्टार्ट। ये इंश्योरेंस क्लेम क्या होता है और हम क्या क्या देखने वाले इस चैप्टर में। सो इंश्योरेंस क्लेम में हम इंट्रोडक्शन मीनिंग देखेंगे। यूजुअली हमें सबको पता है कि इंश्योरेंस क्या होता है, सो क्लेम कैसे किया जाता है। देन उसके बाद हम टाइप्स ऑफ लॉसेस देखेंगे, जैसे कि लॉस ऑफ स्टॉक एंड लॉस ऑफ प्रॉफिट। इन दो टॉपिक पे आपको न्यूमेरिकल प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स आएंगे। तो ये इंपॉर्टेंट है कि क्वेश्चन में आपको पढ़ना है कि आपको एग्जैक्टली किस तरीके से फाइंड आउट करना है। लॉस ऑफ स्टॉक से फाइंड आउट करना है मेथड से, मतलब ये टाइप से करना है, क्या लॉस ऑफ प्रॉफिट से करना है। ठीक है, डोंट वरी, क्वेश्चन में डिटेल्स दिया जाता है, उस हिसाब से आपको करना है। उसके अंदर ये कुछ कंसेप्ट्स है जो मैं आपको प्रैक्टिकल के साथ, थ्योरेटिकल के साथ धीरे धीरे आपको समझा दूंगी। इसके बाद हमें और देखना है कि ये इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस क्या होते हैं, इंडेमनिटी पीरियड्स क्या होता है, ग्रॉस प्रॉफिट, टर्नओवर, स्टैंडर्ड टर्नओवर, ये जो छोटे छोटे कंसेप्ट है ये भी हम सीखने वाले हैं। और जैसे जैसे हम प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्व करते जाएंगे आपको ये सब कंसेप्ट धीरे धीरे समझ में आ जाएगी। एंड फाइनली न्यूमेरिकल प्रॉब्लम, जो जैसे कि अभी मैंने कहा कि दो टाइप्स के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम पूछा जाते हैं क्वेश्चन पेपर में। एक तो लॉस ऑफ स्टॉक से पूछा जाएगा, नहीं तो लॉस ऑफ प्रॉफिट, दिस वन। डोंट वरी, हम दोनों भी मेथड करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग मच टाइम। सबसे पहले हम देखते हैं कि इंश्योरेंस क्लेम होता क्या है। सो इंश्योरेंस क्लेम इज अ फॉर्मल रिक्वेस्ट, एक रिक्वेस्ट की जाती है फॉर कॉम्पेंसेशन फ्रॉम एन इंश्योरेंस कंपनी फॉर द कवर्ड लॉस और पॉलिसी इवेंट। मतलब अगर फॉर एग्जाम्पल मैंने अपनी कंपनी की इंश्योरेंस पॉलिसी निकाली है और अगर लॉस बाय फायर हुआ, लॉस बाय फ्लड हुआ, तो मैं एक रिक्वेस्ट सेंड करूंगी इंश्योरेंस कंपनी को फॉर व्हाट, फॉर कॉम्पेंसेशन, कि मेरा इतना इतना लॉस हुआ है, तो ऑलरेडी मैंने आपकी पॉलिसी ले चुके हैं, तो आप मुझे इसका कॉम्पेंसेशन दीजिए। ठीक है, सो एक ये क्लेम होता है जो कवर्ड करती है इंश्योरेंस कंपनी। अब ये क्लेम कैसे किया जाता है, कैलकुलेशन कैसे किया जाता है, यही हमें प्रैक्टिकल प्रॉब्लम में देखना है। अब नाउ एग्जांपल्स दिया है कि किस तरीके से क्लेम होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल बॉडीली इंजरी, मतलब अ वुमन फेल एंड ब्रोक हर लेग एंड सफर स्पाइनल इंजरी। ठीक है, स्पाइनल इंजरी हो गई उसको, वो रास्ते से जा रही थी, चलते चलते स्लिप हो गई एंड अचानक सडनली उसका एक छोटा सा एक्सीडेंट हो गया, जैसे स्पाइनल कॉर्ड को उसको कुछ इंजर्ड हो गया। तो वो अब अगर उसका इंश्योरेंस होगा, हेल्थ इंश्योरेंस, तो वो क्या करेगी, क्लेम करेगी कंपनी को कि इतना खर्चा मेडिकल का आया है, हॉस्पिटल में हुआ है, तो आप मुझे इसका कॉम्पेंसेशन दीजिए। दूसरा है प्रॉपर्टी डैमेज। नॉट ओनली हम ह्यूमन बीइंग का ही इंजर्ड होता है, कभी कभी प्रॉपर्टी डैमेज होती है। सो एन ऑटो इंश्योरेंस पॉलिसी होल्डर फाइल अ क्लेम टू बी रीइंबर्स्ड फॉर डैमेज टू देयर कार आफ्टर एन एक्सीडेंट। तो हमारी जो कार होती है, देखो आजकल कंपलसरी किया इंश्योरेंस पॉलिसी, हमारी क्या कहते हैं, मोटर व्हीकल का होता है ना, कार इंश्योरेंस होता है, बाइक इंश्योरेंस होता है। अगर छोटा सा एक्सीडेंट हो गया और उसमें कुछ हमारे प्रॉपर्टी, मतलब कार को या हमारे बाइक को अगर कुछ नुकसान होता है, तो भी हम हमारे पॉलिसी होल्डर, जो भी कंपनी रहेगी, कोटक इंश्योरेंस होगी, देन एचडीएफसी इंश्योरेंस होगी, ठीक है, तो वहां पे आपको फाइल क्लेम करना है कि मेरा ये नुकसान हुआ है, डैमेज हुआ है और आपको पैसे देने हैं। नेक्स्ट, फायर, अगर कोई प्रॉपर्टी फायर से होती है, देखो एक स्पेसिफाई पॉलिसी होती कि नहीं मुझे पॉलिसी फायर की लेनी है, मुझे ऐसे लग रहा है कि मैं जो एरिया में बिजनेस करता हूँ वो थोड़ा सा एक्सप्लोजिव एरिया है, जहाँ पे आजू बाजू में थोड़ा एक्सप्लोजिव फैक्ट्रीज है एंड मे बी एनी टाइम चांसेस है कि कभी भी आग लग सकती है, कुछ भी हो सकता है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि नहीं, आई शुड प्रोटेक्ट माई प्रॉपर्टी, तो मैंने इंश्योरेंस लिया फायर इंश्योरेंस। तो उसमें अगर कुछ मेरा फायर हो गया और उसमें अगर कुछ नुकसान हो गया तो भी मैं क्लेम कर सकती हूँ। सो ऐसे अलग अलग टाइप्स के हमारे क्या होते हैं इंश्योरेंस क्लेम। प्रोडक्ट लायबिलिटी, more complex claim that may be settled long after the policy has expired for purpose of insurance। कोई प्रोडक्ट लायबिलिटी है, जैसे कि मैंने कोई प्रोडक्ट खरीदा और उससे कोई नुकसान पहुंचा,
तो हम क्या कर सकते हैं, उसके लिए भी कॉम्पेंसेशन मांग सकते हैं. सो देयर आर n नंबर ऑफ इंश्योरेंस क्लेम. ये जस्ट एक एग्जांपल है एंड आपको सिलेबस में मोस्ट प्रोबेबली फायर इंश्योरेंस, ठीक है. नाउ नेक्स्ट, अब ये क्यों लेना है, तो बिजनेस में सफर एबनॉर्मल लॉसेस ड्यू टू डिफरेंट रीजन. फॉर एग्जांपल फायर, थेफ्ट, फ्लड, स्ट्राइक से भी होता है हमारा नुकसान. वर्कर अचानक स्ट्राइक करते हैं तो प्रोडक्शन स्टॉप होता है. तो अलग अलग तरीके के ये लॉसेस होते हैं एंड ये लॉसेस, ये जो हेवी लॉसेस होते हैं ड्यू टू फायर, तो बिजनेस एक्टिविटी क्या होती है, पैरालाइज होती है. मतलब क्या होती है, वीक होती है. हमारा इनकम स्टॉप होता है, हमारे जो वर्किंग प्रोसेस होती है, बिजनेस एक्टिविटी होती है, वो स्टॉप होती है, full stop लगता है. Therefore, as a safety measure against such probable loss, the business concern generally take fire insurance policy. ठीक है. तो यूजुअली हमें अगर आग लग गई, फायर मतलब, तो हमारा बहुत सारा नुकसान होता है, पूरी बिजनेस एक्टिविटी ठप होती है, वर्कर्स के जॉब चले जाते हैं, हमारा इनकम बंद हो जाता है. तो एटलीस्ट हमको कुछ तो सहारा मिले. जितना लॉस होता है उतना कभी भी इंश्योरेंस कंपनी हमें क्लेम नहीं देती है. लेकिन ठीक है, अगर हमारा 1 लाख का लॉस हो तो एटलीस्ट हमें 60 to 70,000 तो मिलते हैं. तो एक वो हमारे लिए एक क्या होता है कि सपोर्टिव, एक क्या कहते हैं, सपोर्टिव अमाउंट होती है कि चलो कुछ तो मिला. ठीक है, समथिंग इज बेटर देन द नथिंग. तो इसलिए बहुत सारे बिजनेसमैन फायर इंश्योरेंस पॉलिसी निकालते हैं. अब इसमें हमें देखना है टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस क्लेम. तो यूजुअली 3 टाइप्स के इंश्योरेंस क्लेम होते हैं. क्लेम फॉर लॉस ऑफ फिक्स एसेट, क्लेम फॉर लॉस ऑफ स्टॉक एंड क्लेम फॉर लॉस ऑफ प्रॉफिट. तो इसमें से ये दो हमारे सिलेबस में है. अब नाउ क्लेम फॉर लॉस ऑफ फिक्स एसेट ये है ना, ये हमारा क्लेम इजी होता है क्योंकि कि हमें बैलेंस शीट बनानी होती है और बैलेंस शीट में हम हमारे फिक्स एसेट डेप्रिसिएशन करके बताते ही है. तो जो हमारा लॉस हो इमीडिएटली हम बैलेंस शीट में जो भी अमाउंट रहेगी फिक्स एसेट की, फॉर एग्जांपल मशीनरी की अभी वैल्यू है 32,000, तो हम इमीडिएटली क्लेम कर सकते कि यस, मेरी एक मशीनरी थी जो पूरी तरह खराब हो चुकी है, उसकी वैल्यू 32,000 थी. आप चेक कर सकते हो बैलेंस शीट में. तो इंश्योरेंस कंपनी में ज्यादा फिर उसमें इन्वेस्टिगेशन नहीं करती है. सो ये क्लेम इजी होता है. मेन दो क्लेम जो होते हैं लॉस ऑफ स्टॉक एंड लॉस ऑफ प्रॉफिट, यहाँ पे हमें कैलकुलेशन करना होता है एंड दैट इज व्हाई ये आपकी सिलेबस में है. तो जब भी क्वेश्चन पेपर आएगा तो पहले आपको देखना है कि ये वाला क्लेम हमें कैलकुलेट करना है या ये वाला क्लेम करना है, एंड ये क्लियर कट क्वेश्चन पेपर में देते हैं. ठीक है, ओके. तो यही है, देखो आपके पास. अब मेन हमको फोकस करना है लॉस ऑफ स्टॉक एंड लॉस ऑफ प्रॉफिट. अब उसमें क्या क्या कंसेप्ट है, तो लॉस ऑफ स्टॉक में ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो हमें कैलकुलेट करना होता है, तभी हमको जाके क्लोजिंग स्टॉक मिलता है. समटाइम एवरेज क्लॉज भी हमें एक फॉर्मूला यूज करना होता है. देन अगर एबनॉर्मल गुड्स हो गए, एबनॉर्मल गुड्स मतलब क्या, जिनको रेगुलर वैल्यू नहीं है, ऐसे कुछ गुड्स होते हैं जो थोड़े खराब होते हैं, ठीक है, कुछ अलग तरीके से होते हैं जिसका वैल्यूएशन फिक्स नहीं होता है. सो अगर ऐसे कुछ दिया रहेगा तो वो भी हमें ऐड या लेस करना है. देन कंप्यूटेशन ऑफ लॉस एंड क्लेम. तो ये स्टेप्स हमें सब फॉरवर्ड फॉलो करनी है, 1 2 3 4. ठीक है, तो ये आप स्क्रीनशॉट ले लो. अगर खुद हाथ से लिखोगे तो दैट विल बी बेटर. नाउ इसमें अगर मेथड होगी तो ये हमें सब देखना है. ये सब हमारी स्टेप्स होगी कि इंडेमनिटी, अब इंडेमनिटी क्या है, स्टैंडिंग चार्जेस क्या है, ये सब मैं आगे की स्लाइड में आपको बता दूंगी. ठीक है, सो ये ध्यान से आपको स्टेप्स लिखने हैं और यही स्टेप वाइज हमें जाना है. चलो, सो मेन हमारा जो ये चैप्टर का बेस है, ये पेज इंपॉर्टेंट है. ओके, चलो. नाउ विल सी द क्लेम फॉर लॉस ऑफ स्टॉक. फर्स्ट टाइप देखेंगे हम, जैसे ये वाला. पहले हम इसको देखेंगे, लॉस ऑफ स्टॉक. अब ये क्यों डिफिकल्ट है, तो देखो, व्हेन स्टॉक इज डिस्ट्रॉयड द कंप्यूटेशन ऑफ लॉस इज नॉट सिंपल बिकॉज the prices of different item of stock are not stable and the stock is acquired at varying rates. So देखो, जैसे मैंने कहा कि फिक्स एसेट जो है वो इजीली वी कैन डिटरमाइन. बैलेंस शीट में होता ही है फिक्स एसेट, मशीनरी, कंप्यूटर, बिल्डिंग, फर्नीचर. इफ यू रिमेम्बर 11th-12th में हमने बैलेंस शीट बनाई है, तो इमीडिएटली वी गेट द आइडिया कि इसका इतना वैल्यू था जब फायर लगा तब. ठीक है, लेकिन स्टॉक हम हमेशा एंड ऑफ द ईयर करते हैं. तो बहुत सारी कंपनी स्टॉक का रिकॉर्ड रेगुलर बेसिस पे नहीं रखती है.
ठीक है, एंड ऑफ द ईयर रखती है। सो थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है ये फाइंड आउट करना, क्योंकि स्टॉक आज की वैल्यू अलग, कल की वैल्यू अलग। सिंपल सा देखो, हम भाजी मंडई में जाते हैं तो आज टोमेटो 50 रुपए किलो रहेगा, तो 2-3 दिन के बाद वो 30 kg हो सकता है या 70। इट्स कीप्स ऑन चेंजिंग। तो स्टॉक ये बार बार चेंज होता है, इट्स नॉट स्टेबल। ठीक है, बार बार उसकी वैल्यू चेंज होती है। सो इट इज डिफिकल्ट टू फाइंड आउट द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ स्टॉक। जब फायर होता है, फायर लगता है, आग लगती है, तब ऑन दैट डे हमें एग्जैक्टली थोड़ा डिफिकल्ट जाता है कि अरे कितना लॉस हुआ हमारा स्टॉक का। ठीक है, unless there is a proper inventory system, there is a no record of stock. Of course, जो बहुत बड़ी कंपनी है जैसे कि टाटा मोटर्स, बजाज, उनके खास अलग अलग डिपार्टमेंट होते, खास इन्वेंटरी का एक डिपार्टमेंट होता है, उसमें भी अलग अलग टाइप्स होते हैं, उसमें मैनेजर्स होते हैं। प्रॉपरली वो वर्क्स मैनेजर क्या करता है, इन्वेंटरी का रिकॉर्ड रखता है, तो उनके लिए इजी है। लेकिन जो छोटी मोटी कंपनी होती है, जो जिनको सेपरेट अकाउंट, खास उसके लिए एक अकाउंटेंट नहीं रख सकते तो वो ऐसे वो क्या करते हैं, एंड ऑफ द ईयर ही डायरेक्ट इन्वेंटरी की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो ऐसे वक्त ये थोड़ा सा डिफिकल्ट जाता है हमें क्लेम करने के लिए। ठीक है, एट द एंड ऑफ द ईयर स्टॉक हैंड इज एक्चुअली काउंटेड वैल्यू, जैसे मैंने आपको बताया कि एंड ऑफ द ईयर ही हम फाइंड आउट करते हैं। सो अगर बीच में कहीं आग लगी, एज सच इफ द गुड्स आर बर्न बाय द फायर समटाइम ड्यूरिंग द ईयर, देखो बीच में ही अगर आग लगी तो हमें मुश्किल होता है, वी कैन नॉट मेड अवेलेबल फ्रॉम द रिकॉर्ड। ठीक है, अब जैसे टाटा बजाज है, ये कभी भी आग लगने तो इमीडिएटली दे कैन शो द रिकॉर्ड। लेकिन जो छोटी छोटी कंपनी एमआईडीसी में होती है, वो डायरेक्टली एंड ऑफ द ईयर कैलकुलेट करती है कि कितना स्टॉक वैल्यू है अभी के डेट पे, और ड्यूरिंग द ईयर अगर आग लग गई तो फिर उनको प्रॉब्लम आता है क्लेम करने के लिए। बट उसी के लिए तो ये कैलकुलेशन है। ठीक है, तो हमें यही तो कैलकुलेशन करना है कि हम कैसे क्लेम करें फिर। Therefore, stock on the date fire is required to be estimated. That is why ये हमें कैलकुलेशन सीखना है कि इन फ्यूचर अगर हमारे कंपनी में ऐसे कुछ हो गया, हमारे पास रिकॉर्ड अवेलेबल नहीं है, तो फिर हमें किस तरीके से फाइंड आउट करना है कि एग्जैक्टली कितना लॉस हुआ है। लॉस ऑफ स्टॉक, आई एम टॉकिंग अबाउट लॉस ऑफ स्टॉक। ठीक है, तो देखो एक एग्जाम्पल है, ये इस तरीके से आपको करना है, इस तरीके से हमको ड्रॉ करना है। एंड नाउ दिस इज बेसिक थिंग, जिन्होंने 11-12 की है कॉमर्स से उन्हें पता है, ट्रेडिंग अकाउंट में ही हम ओपनिंग स्टॉक एंड क्लोजिंग स्टॉक लिखते हैं। तो हमें यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस की बैलेंस शीट की कोई जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करना है। अब दो ट्रेडिंग अकाउंट आपको नजर आ रहे, तो एक ट्रेडिंग अकाउंट पूरे साल भर का, और दूसरा ट्रेडिंग अकाउंट जो है जब जिस पीरियड्स में डेट में आपको वो फायर कैच किया है। फॉर एग्जाम्पल डेट अगर 1 जुलाई 24 को, दिस इज द डेट ऑफ फायर, डेट ऑफ फायर। ठीक है, तो जिस डेट को हमें आग लगी उसके साल कंटिन्यू कौन सा साल चालू है, सो यू नो अप्रैल को स्टार्ट होता है। सो अप्रैल अच्छा था, मई जून अच्छा था, लेकिन 1 जुलाई में आग लग गई। तो हमें दो ट्रेडिंग अकाउंट बनाने हैं, एक जो हमारा पूरे ईयर का है, ठीक है, लास्ट ईयर का, जैसे 24 को लगा हमें फायर, ठीक है, आग लगी, तो हमारा एंड कब होता था, ये 31 मार्च 24 को। ठीक है, तो एक ये हमें ट्रेडिंग अकाउंट लास्ट ईयर का बनाना है, एंड ये मेमोरेंडम बनाना है, मतलब जहां तक आग लगी है जिस डेट तक उसका बनाना है। ठीक है, सो ये दो अकाउंट बनाने, देखो ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, परचेज, सेल्स। कभी कभी परचेज में माइनस परचेज रिटर्न भी दिया होगा, तो वो हम कर लेंगे, ये आपको पता है। कभी कभी ट्रेडिंग अकाउंट में क्या आता है, कैरेज इनवर्ड आता है, कभी कभी वेजेस भी आता है, जो जो क्वेश्चन में दिया होगा रिलेटेड विद द ट्रेडिंग अकाउंट। आई होप आपने 11th-12th अच्छे से की है, तो आई एम नॉट गोइंग टू एक्सप्लेन मोर थिंग्स। ठीक है, सो ये अगर नहीं है तो ट्रेडिंग अकाउंट 11 का आप प्लेलिस्ट देखो, फाइनल अकाउंट 12 का फाइनल अकाउंट देखो, जो साइंस के थ्रू आए हैं बीकॉम करने के लिए, तो वो देख सकते हैं, उनको समझ में आ जाएगा। ठीक है, सो ट्रेडिंग अकाउंट में यहाँ पे डेबिट होता है, यहाँ पे क्रेडिट होता है। सो यहाँ पे हम ओपनिंग स्टॉक लिखेंगे, यहाँ पे क्लोजिंग, यहाँ पे परचेज, सेल्स, एंड देन फाइनली वी गेट द ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है, फिर उसके बाद हमें बनाना है मेमोरेंडम। अगेन सेम हम ओपनिंग लिखेंगे, ये जो लास्ट ईयर का क्लोजिंग होता है वही नेक्स्ट ईयर ओपनिंग होता है। ठीक है, सो ये लिखना है, देन परचेज भी इंफॉर्मेशन ऑलरेडी क्वेश्चन में आएगी, सेल्स भी आएगी। नाउ अब हमें फाइंड आउट करना है ये वाली चीज,
क्योंकि बीच में ही क्या हो गया है, आग लग गई है, तो हमारे पास तो पता नहीं क्लोजिंग स्टॉक कितना वैल्यू था। तो ये हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है। तो हमें यहाँ पे कैसे फाइंड आउट करना होगा, तो इसके लिए हमें ये फाइंड आउट करना होगा। तो ये फाइंड आउट कैसे करेंगे, तो ये मैं आपको जब न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करूंगी तब बता दूंगी। तो ये एक बार हमें मिल गया, तो इन सब की टोटल माइनस इसकी टोटल, ऑटोमेटिकली विल गेट द क्लोजिंग स्टॉक। समझ में आया? तो उसके लिए ये फाइंड आउट करना जरूरी है और ये आसान है। ये अभी नहीं आपको एक्सप्लेन करूंगी, जब न्यूमेरिकल प्रॉब्लम करेंगे तब बताती हूँ। अंडरस्टूड? तो इस तरीके से हम कैलकुलेट करेंगे एंड फिर हमें मिलेगा क्लोजिंग स्टॉक। और फिर उसमें अगर कुछ ये क्लोजिंग स्टॉक में कुछ जलने के बाद भी थोड़ा मटेरियल रहता है, सैल्वेज कहते हैं उसे, तो वो हम क्या करेंगे, लेस करेंगे और फिर इंश्योरेंस से क्लेम करेंगे। फॉर एग्जाम्पल 4,29,000 हमारा लॉस हो गया, हमें समझ में आ गया कि जिस दिन आग लगी, कब लगी, 1 जुलाई, उस दिन हमारा क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू थी 4,29,000, लेकिन बाय लकी उसमें से 29,000 का मटेरियल एक साइड में था, वो बच गया, सैल्वेज। तो हमारा एक्चुअल क्लेम कितना है, 4 लाख। तो हम इंश्योरेंस कंपनी से कितना डिमांड करेंगे, 4 लाख। गॉट इट? तो हो गया। कैलकुलेशन इजी है, बस थोड़ा सा आपको फॉर्मूले से लर्न करनी। आई होप समझ में थोड़ा सा आ रहा है। चलो, नाउ विल सी द एवरेज क्लॉज। अब ये बीच में ही आपको आएगा प्रैक्टिकल प्रॉब्लम में कि एवरेज क्लॉज क्या है। तो एवरेज क्लॉज मतलब कि अगर वो अंडर इंश्योरेंस रहेगा, मतलब फॉर एग्जांपल हमारी पॉलिसी 60,000 की है, 60,000 की है, लेकिन लॉस हुआ 80,000, ऐसे वक्त कंपनी कैलकुलेशन के वक्त किसका हेल्प लेगी, एवरेज क्लॉज का। ठीक है? तो इसके लिए एक फॉर्मूला है। तो एवरेज, ये ऑब्जेक्टिव के लिए याद रखो, एवरेज क्लॉज अप्लाइज इन केस ऑफ अंडर इंश्योरेंस। ठीक है? It is applicable when the amount of insurance policy less than the value of stock on date of file. तो फॉर्मूला फटाक से आप लिख लो या प्रिंट ये निकालो शॉर्ट स्क्रीन। ठीक है? सो दिस इज योर फॉर्मूला कि वैल्यू ऑफ इंश्योरेंस पॉलिसी, सपोज 60,000 की पॉलिसी है। ठीक है? वैल्यू ऑफ स्टॉक, वो टाइम को वैल्यू ऑफ स्टॉक थी हमारी 2,29,000, लेकिन सैल्वेज वगैरह माइनस करके हमारा लॉस 4 लाख हो गया। सो इस तरीके से हमें अमाउंट सिर्फ डालनी है फॉर्मूला। नाउ कैलकुलेटर आपको अलाउड है, तो आप इजीली ये कर सकते हैं। सो दिस इज द फॉर्मूला, लिख कर लो अच्छे से। ठीक है? या स्क्रीनशॉट निकाल दो। चलो, नाउ विल सी। अब कुछ कुछ कंसेप्ट है। एबनॉर्मल आइटम्स किसे कहते हैं? सो आइटम विच डोंट कैरी द नॉर्मल प्राइस। जैसे कुछ कुछ स्टॉक डिफेक्टिव होते हैं, पुअर क्वालिटी के होते हैं, स्लो मूविंग होते हैं, मतलब जल्दी से वो बेचे नहीं जाते हैं, तो उसको एबनॉर्मल गुड्स कहते हैं। तो ऐसे वक्त हमें ट्रीटमेंट क्या देनी है ये एबनॉर्मल लॉस की? तो रिक्वायर टू सेपरेट फ्रॉम अदर आइटम्स। तो देखो, सेपरेट करना है फ्रॉम अदर आइटम, सेपरेट मतलब माइनस करना है। तो जब हम ट्रेडिंग अकाउंट में अगर ऐसा कोई गलती से आइटम आ गया, तो हम माइनस करने वाले हैं। ठीक है? ये याद रखना है। किसमें से माइनस करने वाले? आइदर सेल्स में से, नहीं तो स्टॉक में से। ठीक है? तो याद रखना है, जब भी हम ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे अगर उन्होंने क्वेश्चन में कुछ एबनॉर्मल आइटम्स के बारे में कुछ कहा, तो हमें वो एबनॉर्मल आइटम ट्रेडिंग अकाउंट में से क्या करने हैं, लेस करने हैं। अंडरस्टूड? ये याद रखना है, कहीं ना कहीं ये नोट्स लिख लो आप। नाउ अब हम देखेंगे दूसरा टाइप। अब क्लेम फॉर लॉस ऑफ स्टॉक देखा, अब दूसरी मेथड हम देखेंगे क्लेम फॉर लॉस ऑफ प्रॉफिट। अब ये क्या है? सो व्हेन द फायर ऑकर्स, it is not only destroys asset but also dislocate the normal working condition. of course आग लगी तो स्टॉक तो of course हमारा जाता है, एसेट बर्बाद होते हैं, लेकिन सिर्फ उतना ही होता है क्या? नहीं, तो हमारी जो वर्किंग कंडीशन होती है, नॉर्मल वर्किंग कंडीशन, वो भी स्टॉप होती है। इमीडिएटली उसको ब्रेक लगता है। ड्यू टू फायर एक्टिविटी ऑफ बिजनेस आर स्लो डाउन, सेल ऑफ द बिजनेस गेट डिक्रीज। ऑफ कोर्स अब आग लग गई, इमीडिएटली तो हमारा सेलिंग नहीं होगा ना, हमें 1-2 हफ्ते तो जाएगी वो सब इस प्रॉब्लम से बाहर आने में, तो हमारा सेल्स डिक्रीज होता है। एज अ रिजल्ट रिडक्शन इन द सेल्स, प्रॉफिट आल्सो रिड्यूस, बट द रिडक्शन इन सेल्स डज नॉट रिड्यूस द फिक्स एक्सपेंसेस। देखो ठीक है, हम बोल सकते हैं अरे यार अब तो बिजनेस में ठप हो गया, अब ये कम से कम ये सब प्रॉब्लम से बाहर आते थे हफ्ते 2 हफ्ते लगेंगे, मीनवाइल में हमारा सेल्स रिड्यूस हो गया, प्रॉफिट रिड्यूस हो गया, लेकिन कुछ कुछ ऐसे एक्सपेंडिचर है जो हमें करनी है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप
का ऑफिस है, उसका रेंट भरना है, उस ऑफिस में कुछ एम्प्लॉयज है, उनकी सैलरी भरनी है, टेलीफोन बिल है, इलेक्ट्रिसिटी बिल है, ठीक है। आग तो गोडाउन में लगी, लेकिन नुकसान हो गया, आपको हमारी फैक्ट्री में नुकसान हो गया, लेकिन जो ऑफिस है हमारा उसमें तो है ना एम्प्लॉयज, उनकी सैलरी देनी है, उनका रेंट देना है, तो ये सब हमें करना ही पड़ते हैं। देयरफॉर बिजनेस कंसर्न टेक्स लॉस ऑफ प्रॉफिट पॉलिसी, तो कुछ लोग ये वाली पॉलिसी लेते हैं, ठीक है। कुछ लोग क्लेम फॉर लॉस ऑफ स्टॉक लेते हैं, कुछ लोग क्लेम फॉर लॉस ऑफ प्रॉफिट लेते हैं, क्योंकि उनका प्रॉफिट का इनडायरेक्टली लॉस होता ही है, फिक्स एक्सपेंसेस तो उन्हें भरने ही पड़ते हैं, ठीक है। सो ये वाली दूसरा टाइप है। अब इसमें इंपॉर्टेंट टर्म्स क्या है, डिसलोकेशन ऑफ पीरियड ऐसा वर्ड आएगा क्वेश्चन में, तो इसका मतलब है इट्स एक्चुअल पीरियड, ड्यूरिंग दिस पीरियड सेल्स आर कंपैरेटिव लेस। ऑफ कोर्स डिसलोकेशन पीरियड हो गया ना, डिस्टर्ब हो गया हमारा पीरियड, जब आग लगी तब कुछ 1-2 हफ्ते जो भी रहेगा वो डिस्टर्ब हो गया, सो इसे कहते हैं डिसलोकेशन पीरियड, ठीक है। ये क्वेश्चन में आ जाएगा, या आपको आई गेस ऑब्जेक्टिव टाइप्स में भी आ जाएगा कि एक्सप्लेन दिस कंसेप्ट। Indemnity period, the period during which the sales are expected to be affected due to fire is stated in the policy. इसे कहते हैं इंडेमनिटी पीरियड, मतलब क्या, ऐसा पीरियड जहाँ पे सेल्स आर एक्सपेक्टेड टू बी इफेक्टेड, कि यस देखो हमारा जो आग लगी वो 1 जुलाई 24 में लगी और उसको बनते बनते हमें 2 सितंबर 24, तो ये जो पीरियड है हमारा इसमें सेल्स कम हो गया, तो ये जो पीरियड्स है उस पीरियड्स को कहेंगे इंडेमनिटी पीरियड, ठीक है। शॉर्ट सेल्स इज रिड्यूस सेल्स, ऑफ कोर्स इंडेमनिटी पीरियड में जितना भी हमें लॉस हुआ है, शॉर्ट्स हुआ है, उसे हम कहेंगे शॉर्ट लेस सेल्स। इट रिड्यूस सेल्स ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ इंडेमनिटी और पीरियड ऑफ डिसलोकेशन विच एवर इज लेस, ठीक है। नेक्स्ट वन, स्टैंडिंग और फिक्स चार्जेस, जैसे मैंने कहा कि भले आग लगने दो लेकिन कुछ कुछ एक्सपेंसेस तो हमें करने ही पड़ते बाय डिफॉल्ट, रेंट, टैक्स, वेजेस, सैलरी ऑफ परमानेंट स्टाफ, डायरेक्टर्स फी, कुछ हमारा लोन रहेगा उसका इंटरेस्ट, ऑडिटर, कोई अपने को छोड़ता नहीं है, सब अपना अपना पैसा लेते हैं बराबर से, सो दिस इज कॉल्ड स्टैंडिंग और फिक्स चार्जेस। तो while solving the practical problems, ये आपको सब आने वाले कंसेप्ट, तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो या कहीं लिखो। आई होप आपको समझ में आया है। नाउ नेक्स्ट जो लेक्चर्स होगा उसमें हम लोग प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स देखेंगे, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, बाय बाय।